जी, कल जहां से हमने छोड़ा था हम उसी से आगे थोड़ा बढ़ने का प्रयास करते हैं। कल हमने जो छोड़ा था वो था सह अस्तित्व। सह अस्तित्व, सह अस्तित्व को जानने से पहले अस्तित्व को भी जानना पड़ेगा। क्या है अस्तित्व? भाषा के अनुसार अगर हम चलते हैं तो ये जो अस्तित्व है ये दो अलग अलग शब्दों को जोड़ने से बना है। अस्ति प्लस त्व। जो हिंदी के हमारे साथी हैं, हिंदी के जो विद्वान हैं, हिंदी के जो अध्यापक हैं जिन्होंने हिंदी पढ़ी है, और संस्कृत के भी जो साथी हैं उनको पता है अस्ति मतलब होना। अस्तित्व मीन्स होना, किसी चीज का होना ही अस्ति है। तो अस्ति अर्थात होना और त्व मतलब व्यवस्था। इस रूप में अगर हम देखते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं तो अस्तित्व का जो मतलब निकल के आता है वो है व्यवस्था में होना। केवल होना मात्र से काम नहीं चलता, होना है व्यवस्था में होना है। अगर अव्यवस्था में है तो आप खुद जांच कर देखिए कि क्या उसके होने या न होने का कोई फायदा है। इससे अच्छा तो ना ही होता। कई संदर्भों में हमने इस वाक्य को सुना है। जी, अब ये जो होना है, होना किसे है? होने में ये कोई इकाई हो सकती है। किसका होना? किसी इकाई का होना। इकाई अगर आप देखें तो क्या है इकाई, इसको हम जांचना पड़ेगा। इकाई के लिए अगर हम यहां पे खोले तो दो ही तरह की इकाई है यहां पर। एक जड़ इकाई, एक चैतन्य इकाई। अगर हम चारों तरफ अपने आसपास में देखें, अपने सराउंडिंग में देखें, तो दो ही तरह की इकाई है, जड़ और चैतन्य इकाई। इसके बाद अगर इकाइयों को व्यवस्था के रूप में देखते हैं तो हमारे सामने एक विंडो खुलती है जिसके अंदर प्रकृति की चार अवस्थाएं। भाई जब ये इकाई है, ये कोई इकाई है, तो ये इकाई है कहां पर? ये प्रकृति में है। और प्रकृति में भी कहां पर है? चार अवस्थाओं में। इन चार अवस्थाओं की बात भी हम किसी आने वाली क्लास में करेंगे। यहां बस केवल आपको इतना ही संकेत देना है कि जो इकाई है वो जड़ और चैतन्य के रूप में ही होती है, और ये जो इकाई पाई जाती है ये पाई जाती है प्रकृति में विभिन्न चार अवस्थाओं के अंदर। अब बात करते हैं सह अस्तित्व की। सह अस्तित्व अर्थात कोएग्जिस्टेंस। सह, यहां भी अगर इनका हम संधि विच्छेद करते हैं तो सह प्लस अस्तित्व। सह मतलब साथ में। साथ में क्या? अस्तित्व क्या था?
व्यवस्था में होना, तो साथ में व्यवस्था में होना। यहां एक चीज और मैं कनेक्ट कर पाऊंगा आपसे, जो हमारी पहली कक्षा थी वो सुख को लेकर थी। सुख कहां था? व्यवस्था में। सुख कहां था? व्यवस्था में। दूसरा सुख कहां था? स्वीकृति में। ये वो है जहां हमें सुख मिलता है, यानी व्यवस्था में और स्वीकृति में। लेकिन स्वीकृति में सुख, क्या हर एक स्वीकृति में सुख है? यह भी जांचने की वस्तु है। तो जब यहां बात की गई स्वीकृति की, तो स्वीकृति किस चीज की? आप खुद अपने पे लगा कर देखिए, अपने में आजमा कर देखिए, अपने में समझ कर देखिए कि ऐसी कौन सी स्वीकृति है जिससे मुझे सुख मिलता है। क्या किसी की गलत बात मानने में स्वीकृति दे तब सुख है? ये नियम के अनुसार काम को करे, नियम को स्वीकार करे, व्यवस्था को स्वीकार करे, तब सुख है। ये जांचने का विषय है। तो यहां से निकल कर आता है कि व्यवस्था की स्वीकृति ही सुख है। और यहां सह अस्तित्व में हम किसकी बात कर रहे हैं? व्यवस्था में होने की। और सह अस्तित्व मतलब साथ में व्यवस्था में होना, साथ में। अर्थात इससे इतना आप समझ लीजिए कि यहां अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये बात आपको पिछली कक्षा में भी बताई ही गई थी। तो व्यवस्था है, साथ में व्यवस्था में होना। और व्यवस्था में होने का मतलब है, व्यवस्था की स्वीकृति का मतलब है सुख होना। तो आप इस चीज को समझ ही जाइए कि सह अस्तित्व अर्थात सुख, सह अस्तित्व अर्थात साथ में व्यवस्थित होना। इकाइयों की बात की थी हमने। प्रकृति में 4 प्रकार की इकाइयां, जड़ और चैतन्य। इन 4 इकाइयों को, जो 4 अवस्थाएं हैं, माफी चाहूंगा मैं, ये इकाइयां हैं, ये 4 अवस्थाएं हैं। ये 4 अवस्थाएं अगर मैं खोल के देखता हूं, तो पहली अवस्था जिसका नाम है पदार्थावस्था, दूसरी अवस्था अर्थात प्राणावस्था, इसमें प्राण शब्द आया है। तीसरी अवस्था अर्थात जीवावस्था, जिसमें जीव आया है। चौथी अवस्था ज्ञानावस्था। अस्तित्व में जितनी भी इकाइयां हैं वो इन 4 में ही आती हैं। कैसे आती हैं देख लेते हैं। पदार्थ, पदार्था में हर प्रकार की मिट्टी, पत्थर, धातु और मणि, ये शामिल है ना इकाइयां। इकाई 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 मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी यूनिट। प्राणावस्था, जितनी भी हमारे पास वनस्पति है, पेड़ पौधे, छोटे बड़े, वो सब प्राणावस्था की इकाइयां। जीवावस्था, जितने भी हमारे पास जीव जंतु, जितने भी हमारे पास पशु पक्षी, ये सारे
जीवावस्था की इकाई। ज्ञानावस्था में केवल एक ही है और वो है मानव। अब हम इनकी एक एक इकाइयों को लेते हैं। जैसे मैंने लिया पत्थर, मैंने ली पौधा, मैंने लिया कोई भी एक जानवर जैसे कुत्ता, और मैंने लिया मानव। अब देखिए इसमें दो प्रकार की इकाई हमारे पास है, जड़ और चैतन्य। चैतन्य मतलब जिसके अंदर प्राण, जिसके अंदर जीवन है। तो जीवन जब हम देखेंगे तो वो आरंभ होता है जीवावस्था से, और ज्ञानावस्था में, पदार्थावस्था में किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं रहता, प्राणावस्था में भी जीवन नहीं रहता। यहां जीवन की बात की जा रही है, यहां हम जीवन की बात कर रहे हैं। जीवन को आप भली भांति समझते हैं, नहीं समझते हैं तो अगली किसी कक्षा में हम जीवन को समझाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहां चैतन्य की। जो जड़ थे, इस जड़ में दो चीजें आ गई। जड़ में आ गए हमारे पास पदार्थावस्था और प्राणावस्था। चैतन्य में हमारे पास आता है जीवावस्था और ज्ञानावस्था अर्थात मानव। अब शरीर, जब हम चैतन्य की बात करते हैं, चैतन्य या हम कहें कि मानव, मानव को भी देखना है। कल ही हमने बात की थी कि मानव जो बना है वो शरीर और जीवन का जोड़ है, यानी शरीर और जीवन का सह अस्तित्व। लेकिन क्या यह सह अस्तित्व केवल शरीर और जीवन में ही है या इससे आगे बढ़ के भी है? हम ये देखिए, ये दो चीजें हैं, ज्ञानावस्था की और प्राणावस्था की, यानी दो चैतन्य इकाइयां हैं। हम मानव की ही बात करते हैं। अब देखिए, मानव में एक शरीर है, वो था ऊपर। जो शरीर है, इस शरीर के कुछ अंग है, और ये जो अंग हैं ये दो प्रकार के आपको दिखाई देंगे। एक तो जो हमारे बाहरी अंग है वो, जैसे मेरा नाक जो आमतौर पर दिखाई देता है, मेरी आंख, और शरीर के आंतरिक अंग, बाहरी और आंतरिक अंग। ये बाहरी और आंतरिक अंग, बाहरी आपको पता है, आंतरिक अंग जैसे मेरा हृदय, मेरा मस्तिष्क और मेरे फेफड़े, यही है। इन आंतरिक और बाहरी जो अंग है, इन्हीं का जो सह अस्तित्व है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बाहरी और आंतरिक अंग दोनों को ही मिला के मेरा शरीर बना है। तो यहां भी आप देखेंगे कि यहां भी मेरे शरीर में भी सह अस्तित्व है। कोशिश कीजिए समझने की। जैसे मानव में शरीर और जीवन था, इन दोनों के सहअस्तित्व के साथ ही वो मानव था। सहअस्तित्व मतलब दोनों के एक साथ होने से वो मानव था। तो शरीर प्लस जीवन में भी यहां सहअस्तित्व है। ऐसे ही अगर मैंने वहां से केवल अभी शरीर को उठाया, जीवन को भी लेंगे, जीवन को भी पिक करेंगे, लेकिन हम यहां किसकी बात कर रहे हैं फिलहाल? अभी
शरीर को देखा, दो चीजें, एक बाहरी अंग और एक आंतरिक अंग, दोनों जब एक साथ जुड़े तो बनी शरीर, और दोनों का था सह अस्तित्व। समझ पा रहे हैं आप मुझे? जी बताइए। बहुत बढ़िया। अब हम इस अंग की बात भी कर लेते हैं। और अंग क्या, शरीर को जब हम खोलेंगे तो पहले हम बात करेंगे तंत्र की। शरीर के अंदर अलग अलग तंत्र हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। कोई श्वसन तंत्र है, कोई पाचन तंत्र है, और भी तंत्र है। विज्ञान वाले साथी इसको समझते ही है। तो ये जो तंत्र है हमारे पास, इस जब तंत्र की बात करते हैं हम श्वसन तंत्र को ही लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास लेने वाला। तो ये नाक से आरंभ होकर श्वास नली, और इसके द्वारा हमारे फेफड़े, काम इसका यहां पर खत्म हो सकता है, लेकिन फेफड़ों की कनेक्टिविटी हमारे दिल के साथ भी है, और दिल की कनेक्टिविटी पूरे शरीर के साथ है। इसको भी देखना पड़ेगा आगे। तो ये देखिए, ये जो श्वसन तंत्र है इसमें भी ये सभी अंग सहअस्तित्व में है। सहअस्तित्व मतलब एक साथ है। एक साथ किस रूप में? व्यवस्था के रूप में। व्यवस्था क्या? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर किसके लिए? मानव के लिए। समझ रहे हैं? अब यहां इस एक अंग को भी हम खोलते हैं, अंग को भी देखते हैं। एक अंग के भी कई भाग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं दिल को समझता हूं, कुछ इस टाइप से बना लेते हैं हम दिल। इसमें 4 चैम्बर है, और चैम्बरों में से यहां से अलग अलग नलियां अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों के लिए निकलती हैं। विज्ञान विषय नहीं है, नहीं तो मैं विज्ञान की भाषा में इसको आपको समझाता, लेकिन यहां के लिए इतना ही है कि ये जो एक अंग है जिसका नाम दिल है, दिल के भी 4 हिस्से हैं। 4 हिस्सों के अपने अलग अलग कार्य हैं। यहां इसको भी देखना पड़ेगा। यानी यहां इस दिल के, यानी एक अंग के ही 4 हिस्से हैं, और चारों हिस्सों में सहअस्तित्व है, अर्थात व्यवस्था है। समझ पा रहे हैं? दिखाई दे रही है आपको सहअस्तित्व? दिखाई दे रही है आपको व्यवस्था? व्यवस्था कौन सी? शरीर में रक्त को पंप करना, अच्छे खून को शरीर के हर हिस्से तक भेजना, और जो दूषित खून है उसको फेफड़ों तक साफ होने के लिए भेजना, वहां से लेके आना भी, ये भी अपने आप में एक व्यवस्था, एक सह अस्तित्व। थोड़ा और आगे बढ़ते भैया, हमने अंग की बात कर ली, टिश्यू की बात कर ली, सारी चीजें हो गई हमारे पास। अंग के अंदर भी क्या है? टिश्यूज हैं। टिश्यूज किससे बना है? सेल्स, यानी कोशिका से। इस एक टिश्यू के निर्माण में कितनी सारी कोशिकाएं लगी है, लेकिन सारी कोशिकाएं क्या है? व्यवस्थित है। यानी इन कोशिकाओं के सहअस्तित्व के फलस्वरूप ही इस टिश्यू का निर्माण हुआ। टिश्यू से ही अंग बने, अंग से ही तंत्र बने, तंत्र से ही शरीर बना, और शरीर से ही मानव बना। कनेक्टिविटी देख पा रहे हैं? सहअस्तित्व को आप महसूस कर पा रहे हैं? यहां पर अभी मैं स्वयं में ही, यानी मैं मानव होकर मानव में ही सहअस्तित्व को देख पा रहा हूं। उसके बाद सबसे छोटी यूनिट सेल्स,
एक सेल्स, और इस सेल्स के भी कई पार्ट, अलग अलग नाम। तो अगर आप इस सेल्स के अंदर भी झांकेंगे तो यहां भी इन सभी जो हमारे पास ये अलग अलग इसके हिस्से से जिनसे ये सेल बनी है, यहां भी सहअस्तित्व, सहअस्तित्व मतलब मिलकर व्यवस्था बनाए हुए हैं। और कितना नीचे तक जाएंगे समझना पड़ेगा, क्योंकि बगैर समझे कुछ होना नहीं है। और इसे आपको मानना तो बिल्कुल नहीं है। यहां पहले दिन बोल दिया गया था कि आपको किसी बात को मानना नहीं है, केवल जांचना है। और मेरी ये सूचना आपको सही लगे, मैं केवल आपको सूचना दे रहा हूं, इस सूचना को जांचिए, आपको सही लगे मानिए, किसने रोका है? लेकिन कोई जबरदस्ती भी नहीं है कि मानना ही है। असहमत होकर दिखाने का प्रयास करें जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये बात थी चैतन्य इकाई की, ज्ञानावस्था की इकाई और जीवावस्था। अगर हम जड़ में भी बात करें तो जड़ में आती है हमारे पास पदार्थावस्था। इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी का एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। वो एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं कि एक पत्थर, एक मिट्टी, या हम इसमें पानी को भी शामिल कर सकते हैं, और ये जो धातु है या मणि है इसको भी शामिल कर ही सकते हैं। तो ये जो एक पत्थर मेरे पास पड़ा है, ये रखा है, ये पत्थर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कोई एक पीस थोड़ी है। अगर वो एक पीस है तो इसके टुकड़े करेंगे फिर 2 पीस हो जाएंगे, 3, 4, 5। लेकिन फिर भी वो हर टुकड़ा, इसके अगर हम टुकड़े भी करते हैं तो ये हो तो सकता है कि पीस हो जाए, लेकिन हर पीस अपने आप में एक पत्थर है। समझ पा रहे हैं? पत्थर के टुकड़े किए, 10 टुकड़े किए, ठीक है, एक पत्थर के 10 टुकड़े हो गए, लेकिन हर टुकड़ा अपने आप में एक पत्थर है। जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी हमारे पास ये पदार्थावस्था है, इनका सबसे छोटा जो पार्टिकल, उसको हमने बोला परमाणु। परमाणु अर्थात परम अणु, अणु छोटा भाग और परमाणु सबसे छोटा भाग। परमाणु तो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग हुआ परमाणु, इससे छोटा कुछ होता नहीं है। और इसी परमाणुओं से ये सारी चीजें बनी हैं। सोने में सोने का परमाणु, चांदी में चांदी का परमाणु, मिट्टी में मिट्टी का परमाणु, लोहे में लोहे का परमाणु, सबके परमाणु अपने अपने परमाणु। और इन्हीं परमाणुओं के सहअस्तित्व से एक कण, उन कणों से एक पत्थर, व्यवस्था देख पा रहे हैं? छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ऐसे ही कोशिका, टिश्यू, अंग, अंगों का सहअस्तित्व, तंत्र, तंत्र यानी सिस्टम। तंत्र किसमें है? शरीर में। शरीर किसका? मानव का। मानव कौन? जिसमें जीवन और शरीर का सहअस्तित्व। इस सहअस्तित्व को आप नीचे से ऊपर तक महसूस कीजिए। और एक जो ये लाइन लिखी थी कि अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है, ये तो डिजाइन, ये मैकेनिज्म व्यवस्था में ही है। यहां अकेले का कोई कार्यक्रम है ही नहीं। अगर कार्यक्रम है तो वो है सहअस्तित्व में, एक साथ एक व्यवस्था का
दूसरी व्यवस्था में भागीदार होना। तो क्या है सहअस्तित्व, यहां समझना पड़ेगा। यहां देखिए, छोटी से छोटी इकाई अपने से बड़े वाली इकाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक छोटी व्यवस्था अपने से बड़ी व्यवस्था में, इकाई तो एक ही है, यूनिट एक ही है, लेकिन व्यवस्था देखिए, एक छोटी इकाई अपने से बड़ी इकाई में, उससे बड़ी वो इकाई अपने से बड़ी इकाई में, वो इकाई उससे बड़ी इकाई में, फिर वो जो इकाई बनी वो अपने से बड़ी इकाई में एक भूमिका निभा रही है। यही व्यवस्था है। अर्थात 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 अब मुझे इसको मिटाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। जी, थोड़ा ही साफ करते हैं। इतने डिस्कशन के बाद एक बात निकल के आती है कि हर इकाई स्वयं में एक व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। हर इकाई स्वयं में त्वसहित अस्तित्व है व्यवस्था। कहां? अपनी से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करके। तो ये था सहअस्तित्व। लेकिन ये है सहअस्तित्व पार्ट 1, जिसमें हमने सहअस्तित्व की बात की बिल्कुल छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ। यहां बाकी के सहअस्तित्व को समझने के लिए इन 4 अवस्थाओं को समझना पड़ेगा, अपनी सराउंडिंग को समझना पड़ेगा। मैं को आप समझ ही सके हैं, मैं को भी समझना पड़ेगा और एक सूत्रता देखनी पड़ेगी। जिस प्रकार से यहां सेल से आगे बढ़ते हुए हम शरीर और जीवन तक यहां तक पहुंचे, जड़ और चैतन्य के रूप में। जड़ और चैतन्य कैसे? भाई शरीर है, शरीर किससे बना है? पदार्थ से, यानी जड़ अवस्था। और जड़ में क्या है? पदार्थावस्था और प्राणावस्था। ये सेल्स, टिश्यू, और अंत में होता है क्या है इस शरीर का? ये जलाने के बाद, इंसान के मरने के बाद, उसको दबाने के बाद वापस ये शरीर पदार्थावस्था में ही कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात कितनी सुंदर व्यवस्था बनी है। अब इसको देखिए, पदार्थ से पदार्थ। कब? कब? मृत्यु पश्चात। मृत्यु कब? जब सहअस्तित्व खत्म हुआ। किसका सहअस्तित्व? शरीर और जीवन का। जब जीवन ने शरीर को छोड़ दिया तो क्या हो गई? मृत्यु। मृत्यु के बाद क्या रह गया? शरीर क्या रह गया? पदार्थावस्था। और वो पदार्थावस्था पदार्थ में ही कन्वर्ट हो जाती है, जल के या मिट्टी में दबाने के बाद, टूटने से, गलने से, सड़ने से, जैसा भी आपको उचित लगे आप नाम दे सकते हैं। समझना केवल इसको है। तो हमने आज समझा सहअस्तित्व पार्ट 1, जिसमें हमने मानव के अंदर, व्यवस्थाओं के अंदर सहअस्तित्व को देखा। इसी सहअस्तित्व को एक बड़े कैनवस पर, यानी अब मानव तक में हम सहअस्तित्व देख सके हैं। आगे मानव से आगे क्या बताया था कि मानव एक हिस्सा है प्रकृति की 4 अवस्थाओं का। इन चारों अवस्थाओं
को पढ़ते हुए, इनको समझते हुए, इनको जानते हुए, ये 4 अवस्थाएं। अब देखिए, यहां तक सारी चीजें बनके एक व्यवस्था बनी, उस व्यवस्था का नाम मानव। मानव स्वयं में एक व्यवस्था है। और अब तक क्या था? हर इकाई स्वयं में एक व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है। अब मानव की अपने से बड़ी व्यवस्था अर्थात प्रकृति, और प्रकृति में 4 अवस्थाएं, इनके साथ कैसी क्या भागीदारी है, किस प्रकार ये सारी अवस्थाएं सहअस्तित्व में रह रही है या नहीं रह रही, नहीं रह रही तो क्यों नहीं रह रही, ऐसी कौन सी अवस्था है जो व्यवस्था में नहीं है, व्यवस्था में नहीं है तो क्या और फल और परिणाम हमें भोगने पड़ रहे हैं। हम इस पर विचार, चिंतन, बातचीत, चर्चा, संवाद करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसका विषय होगा प्रकृति में 4 अवस्थाएं। नमस्कार।